इस वीडियो के माध्यम से हम फाइनेंशियल रेशियोज की सहायता से वित्तीय मदों की गणना करके फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स किस प्रकार तैयार किए जाते हैं, जिसमें फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में बैलेंस शीट और P&L अकाउंट शामिल होते हैं, उनको किस प्रकार तैयार किए जाते हैं, उनका अध्ययन करेंगे। फाइनेंशियल रेशियोज की सहायता से बैलेंस शीट तैयार करने को समझने के लिए ये उदाहरण अपन काम में ले रहे हैं, जिसमें करंट रेशियो दिया हुआ है, लिक्विड रेशियो दे रखा है, प्रोप्राइटरी रेशियो दे रखा है, वर्किंग कैपिटल दिया हुआ है अपने को, रिजर्व एंड सरप्लस का अमाउंट दिया हुआ है, बैंक ओवर ड्राफ्ट दिया हुआ है। तो इसकी सहायता से किस प्रकार अपन वित्तीय मदों की गणना करेंगे, इसको समझेंगे और फिर बैलेंस शीट किस प्रकार तैयार की जाएगी, इसको समझने का प्रयास करेंगे। सबसे पहले हम करंट एसेट्स और करंट लायबिलिटीज की गणना करेंगे, जिसमें अपने को दो आइटम दी हुई हैं, दो चीजें दी हुई है। करंट रेशियो दे रखा है 2.5 का दे रखा है और वर्किंग कैपिटल 60,000 दे रखी है। देखिए सामान्यतः क्या होता है कि करंट एसेट्स माइनस करंट लायबिलिटीज बराबर वर्किंग कैपिटल होता है। करंट एसेट्स माइनस करंट लायबिलिटीज बराबर करंट एसेट्स माइनस करंट लायबिलिटीज बराबर वर्किंग कैपिटल होता है, जो कि 60,000 है। आपने को ये भी बताया कि करंट रेशियो 2.5 है, जिसका मतलब ये है कि करंट लायबिलिटीज अगर 1 है तो करंट एसेट्स कितनी है, 2.5 है, यानी कि 1:2.5 है। तो इसका मतलब अपन ने इसको कैलकुलेट करने के लिए करंट लायबिलिटीज को अक्स एज्यूम किया। क्या किया? अक्स एज्यूम कर लिया। तो करंट एसेट्स कितनी होगी, क्योंकि 2.5 गुना है, वो 2.5 गुना है। तो क्योंकि जो फॉर्मूला होता है करंट एसेट्स और करंट रेशियो का, वो करंट एसेट्स अपन करंट लायबिलिटीज होता है। करंट एसेट्स से अगर करंट लायबिलिटीज अपन एक्स मानेंगे और करंट एसेट्स से 2.5 एक्स होगा तो रेशियो 2.5 का आ जाएगा। तो अपन ने एक तो ये गणना की। अब इसमें करंट एसेट्स माइनस करंट लायबिलिटीज अपने को 60,000 दे रखा है। तो 2.5 वर्किंग कैपिटल का फॉर्मूला क्या होता है, करंट एसेट्स माइनस करंट लायबिलिटीज। करंट एसेट्स कितनी है, 2.5 एक्स और करंट लायबिलिटीज एक्स है, यानी 2.5 एक्स माइनस एक्स करें तो वर्किंग कैपिटल होगी, जो कि 60,000 है। 2.5 एक्स में से एक्स घटाएंगे तो 1.5 एक्स आएगा, और जिसका जो कि किसके बराबर है, 60,000 के बराबर। तो एक्स का मान कितना आ जाएगा, 60,000 बटा 1.5 यानी 40,000। चूंकि एक्स किसको एज्यूम किया था अपन ने, करंट लायबिलिटीज को एज्यूम किया था, तो करंट लायबिलिटीज कितनी होगी, 40,000 होगी। अब अपने को क्वेश्चन में दिया हुआ है कि बैंक ओवरड्राफ्ट 10,000 का है, यानी बैंक ओवरड्राफ्ट 10,000 का है, करंट लायबिलिटीज अपनी 40,000 की हैं, तो अदर करंट लायबिलिटीज कितनी होगी, टोटल करंट लायबिलिटीज 40 हैं, उसमें से बैंक ओवरड्राफ्ट 10 घटा देंगे तो बाकी अदर करंट लायबिलिटी 30,000 की हो जाएंगी। अब हम गणना करेंगे करंट एसेट्स की। करंट एसेट्स करंट लायबिलिटीज की 2.5 गुना है, तो 40,000 करंट लायबिलिटीज हैं, तो 2.5 गुना कितना हो गया, 40,000 गुना 2.5 1 लाख हो जाता है। दूसरी तरीके से कैलकुलेट करें तो करंट एसेट्स बराबर वर्किंग कैपिटल प्लस करंट लायबिलिटीज होता है, वर्किंग कैपिटल प्लस करंट लायबिलिटीज भी होता है। तो 60,000 की वर्किंग कैपिटल है, 40,000 का करंट लायबिलिटीज है, तो दोनों का जोड़ कितना हो गया, 1 लाख हो गया, जो कि करंट एसेट्स है। यानी दोनों तरह से ज्ञात कर सकते हैं। अपने पास 2.5 का रेशियो है, करंट रेशियो, और करंट लायबिलिटीज अपना 40,000 है, तो करंट एसेट्स से 40,000 का 2.5 गुना होंगी, तो इस प्रकार 1 लाख रुपए होगी। दूसरा रेशियो अगर अपन दूसरा फॉर्मूला अगर यूज करना चाहें तो करंट एसेट्स बराबर वर्किंग कैपिटल प्लस करंट लायबिलिटीज, जो कि 60,000 प्लस 40,000 1 लाख होगी। ठीक है। अब लिक्विडिटी रेशियो दे रखा है अपने को 1.5, जिसका फॉर्मूला होता है लिक्विड एसेट्स अपॉन करंट लायबिलिटीज। अब लिक्विड एसेट्स से करंट लायबिलिटीज का 1.5 गुना है, यानी करंट लायबिलिटीज अपने पास 40,000 है, तो उसका 1.5 गुना कितना होगा, 60,000 होगा, तो लिक्विड एसेट्स 60,000 हो जाएगी। अब देखिए कि करंट एसेट्स में अगर लिक्विड एसेट्स घटाते हैं तो अंतर क्या होता है, इन्वेंट्री और प्रीपेड एक्सपेंसेस, इन्वेंट्री और प्रीपेड एक्सपेंसेस। तो करंट एसेट्स में लिक्विड एसेट्स घटाई, यानी कि 1 लाख में 60,000 लिक्विड एसेट्स घटाई, तो इन्वेंट्री अपना कितना आ जाए, 40,000 का इन्वेंट्री आ गई, वो आ गया।
यदि अपन चालू दायित्वों में शुरुआत में बैंक अधिविकर्ष को शामिल नहीं करें, और तो ऐसी स्थिति में फिर तरह जो लिक्विड एसेट्स निकालेंगे वो 45,000 की आएंगी और इन्वेंट्री आएगी 55,000 की। वो भी अपन कर सकते हैं कि बैंक अधिविकर्ष को चालू दायित्वों में शामिल नहीं करें। तब क्वेश्चन में प्रोप्राइटरी रेशियो 0.75 दिया हुआ है, जो कि फिक्स एसेट्स अपॉन प्रोप्राइटर्स फंड की फॉर्मूले से कैलकुलेट किया गया है। तो इसका मतलब ये हुआ कि प्रोप्राइटर्स फंड यदि अक्स है तो फिक्स एसेट्स कितनी होंगी 0.75x, यानी कि फिक्स एसेट्स अपॉन प्रोप्राइटर्स फंड 0.75 है। तो इसका मतलब प्रोप्राइटर्स फंड को अगर x मान लें तो फिक्स एसेट्स 0.75x होंगे। प्रोप्राइटर्स फंड को फिक्स एसेट्स 0.75x प्लस वर्किंग कैपिटल जो अपने को दी हुई है, दोनों को जोड़ें तो वो प्रोप्राइटर्स फंड के बराबर होती हैं, जो कि x के बराबर है। तो फॉर्मूले के रूप में अपन ने जब रखा इसको, तो प्रोप्राइटर्स 0.75x प्लस 60,000 यानी कि वर्किंग कैपिटल 1 लाख जो करंट एसेट्स है माइनस 40,000 करंट लायबिलिटीज घटाने के से, या अपने को क्वेश्चन में ये दी हुई भी है 60,000 की। तो इन दोनों को जोड़ेंगे तो ये प्रोप्राइटर्स फंड आ जाएगा जो x का मान आएगा। देखिए अपन ने x माइनस 0.75x करेंगे तो 0.25x बच जाएगा और इधर 60,000 रहेगा, यानी कि इस 0.75 को इधर शिफ्ट करें और x में से घटाएंगे तो 0.25x बचेगा, 60,000 आएगा। 0.25x 60,000 है तो x बराबर कितना होगा, 60,000 में 0.25x का भाग देंगे तो ये 2,40,000। तो 2,40,000 क्या आया, प्रोप्राइटर्स फंड आया। प्रोप्राइटर्स फंड कितना है, 2,40,000। अब अपने को क्वेश्चन में ये दे रखा है कि रिजर्व एंड सरप्लस का अमाउंट कितना है, 40,000 का। तो जब रिजर्व एंड सरप्लस 40,000 है जो प्रोप्राइटर्स फंड में से अगर अपन घटा दें तो बची हुआ क्या होगा, शेयर कैपिटल होगा। तो शेयर कैपिटल कितनी होगी, प्रोप्राइटर्स फंड 2,40,000 माइनस 40,000 बराबर 2 लाख। प्रोप्राइटरी रेशियो की से अपन ने प्रोप्राइटर्स फंड की गणना कर ली 2,40,000। अब चूंकि उसका 0.75 है क्या, फिक्स एसेट्स, क्योंकि प्रोप्राइटरी रेशियो 0.75 दिया हुआ है अपने को, तो इसका मतलब फिक्स एसेट्स से प्रोप्राइटर्स फंड का 0.75 है। तो 2,40,000 को 0.75 से मल्टीप्लाई करेंगे तो फिक्स एसेट्स कितनी आ गई, 1,80,000। इसी प्रकार अपन जैसे क्वेश्चन में अपने को दिया था करंट एसेट्स अपन ने कैलकुलेट की थी 1 लाख, और इन्वेंट्री अपन ने कितनी निकाली थी 40,000। तो बाकी बचा हुआ पार्ट क्या होगा, अदर करंट एसेट्स हो जाएंगे, क्योंकि अपने को नाम तो पता नहीं है कौन सी है। तो इन्वेंट्री के अलावा अदर करंट एसेट्स में अपन जो 1 लाख का टोटल करंट एसेट्स हैं उसमें से इन्वेंट्री घटा के अदर करंट एसेट्स का अमाउंट 60,000 कैलकुलेट कर लेंगे। इस प्रकार अपन ने फाइनेंशियल आइटम्स कैलकुलेट कर ली जो कि बैलेंस शीट का पार्ट होती हैं, और ये अपन ने रेशियोज की सहायता से और गिवन इंफॉर्मेशन की सहायता से अपन ने कैलकुलेट की। तो अब अपन बैलेंस शीट बनाने की स्थिति में हैं। तो वित्तीय अनुपातों की सहायता से जो वित्तीय मदें अपन ने कैलकुलेट की, उनकी सहायता से बैलेंस शीट किस प्रकार बनाते हैं। अब देखिए, अपन ने पेड अप शेयर कैपिटल कैलकुलेट की थी जो कि 2 लाख रुपए आई थी, तो बैलेंस शीट में अपन ने 2 लाख रुपए पेड अप शेयर कैपिटल लिख दी। रिजर्व एंड सरप्लस 40,000 जो कि अपने को क्वेश्चन में ही दिया हुआ था, तो 2 लाख और 40,000। शॉर्ट टर्म बोरोविंग्स ओवरड्राफ्ट अपने को क्वेश्चन में दिया हुआ था 10,000। अदर करंट लायबिलिटीज अपन ने चूंकि करंट लायबिलिटीज 40,000 निकाला था और उसमें शॉर्ट टर्म बोरोविंग्स ओवरड्राफ्ट को घटा दिया तो 30,000 हो गए। तो ये कुल मिलाकर 2,80,000 का एक साइड का बैलेंस शीट का टोटल आ गया इक्विटी और लायबिलिटीज का। संपत्तियों में अपन ने फिक्स एसेट्स कैलकुलेट की थी प्रोप्राइटरी रेशियो की सहायता से, जो कि 1,80,000 आई थी। करंट एसेट्स अपन ने करंट रेशियो के हिसाब से कैलकुलेट किया था जो कि 1 लाख था, जिसमें अपन ने क्विक रेशियो के और करंट रेशियो दोनों के आधार पे अपन ने क्विक एसेट्स कैलकुलेट की और वो इन्वेंट्री का अमाउंट अपना 40,000 का निकला, यानी कि 1 लाख की करंट एसेट्स में से 40,000 इन्वेंट्री निकली। तो बाकी करंट एसेट्स अदर करंट एसेट्स के नाम से अपन ने 60,000 और टोटल 2,80,000। इस प्रकार अगर क्वेश्चन में रेशियोज दे रखे हैं तो उनकी सहायता से अपन
बैलेंस शीट या P&L अकाउंट कैलकुलेट बना सकते हैं। धन्यवाद।